हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने एसी सर्किट के विभिन्न प्रकार के परिपथों के बारे में देखा था। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आज की क्लास इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि फ्रेंड्स कई बच्चे हैं जो कि जनरेटर मोटर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उनको इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में डिफरेंस पता नहीं लग पाता। तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा मोटिव यही रहेगा कि आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करवा पाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व के बारे में। प्रेरकत्व क्या होता है? यह ऐसी परिपथों का वह गुण है जो किसी इंडक्टर कॉइल में से बहने वाली विद्युत धारा क्या करती है फ्रेंड्स, विरोध करती है। ठीक है। इंडक्टेंस जैसे फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ, सिंपल एक एसी सर्किट जो होता है, ठीक है, उसमें आपने सुना होगा कि रजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टेंस क्या करता है, धारा प्रवाह विरोध करता है। वैसे इंडक्टेंस क्या होती है कि किसी कोइल है, कोइल में क्या किया आपने, धारा प्रवाहित किया, तो क्या होगी, कोइल क्या होगी, उस धारा परिवर्तन क्या करेगा, विरोध करेगी। उसी गुण को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस गुण को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व बोलते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रेरकत्व के प्रकार के बारे में। तो प्रेरकत्व फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रेरकत्व दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वप्रेरकत्व और दूसरा होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस फ्रेंड्स क्या होता है, किसी एक कोइल में से क्या करें हम फ्रेंड्स, धारा प्रवाहित किए। जैसे मैंने मान लो फ्रेंड्स एक कोइल लिए, जैसे ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमने क्या लिए, कोइल लिए। ठीक है, ये हमने कोइल ली, कोइल में हमने क्या की, करंट फ्लो की है। ठीक है, कोइल में हमने क्या की, करंट फ्लो की है। कौन सी करंट फ्लो की, एसी करंट फ्लो की। ठीक है, एसी धारा प्रवाहित की। जब एसी धारा प्रवाहित की तो क्या होगी, इस कोइल के चारों क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बनता है। ये हमने पढ़ा है फ्रेंड्स चुंबक के चैप्टर में। चुंबक में क्या होता है कि जैसे चुंबक क्या होती है, जैसे चुंबक में धारा जब प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो उसके चारों क्या बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, चुंबक क्षेत्र विरोध करता है। ठीक है, विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। कि किसी कोइल में क्या करे, विद्युत धारा प्रवाहित करे, तो उसके द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा मान में क्या होना, विरोध करने गुण क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इंडक्टेंस का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, विरोध करने का गुण। ठीक है, कोइल में हमने क्या की, इंडक्टेंस यानी कि इंडक्टर यानी कि कुंडली, कोई कुंडली है उसमें हमने क्या की, धारा प्रवाहित की। ठीक है, तो उस कोइल द्वारा प्रस्तुत किया जाना जो विरोध है, यानी कि उसके द्वारा जो विरोध किया जा रहा है धारा प्रवाह को, उसी को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एक कोइल में आपने क्या की, धारा प्रवाहित की। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सेल्फ इंडक्टेंस अच्छे समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स इस प्रेरकत्व की क्रिया के लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेरकत्व की क्रिया के लिए क्या होना चाहिए, कोइल में क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, एसी धारा ही प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, अगर डीसी धारा प्रवाहित करें तो प्रेरकत्व की क्रिया नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती, इसका भी रीज़न आगे मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि डीसी करंट में क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। तो एक्सएल का मान क्या होता है, इसमें जीरो होता है। तो उसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, तो प्रेरकत्व की क्रिया के लिए क्या होना चाहिए, कोइल में हमेशा ऐसी धारा ही प्रवाहित होनी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील क्या होनी चाहिए, धारा होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगी, प्रेरकत्व की क्रिया होगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि स्वप्रेरण की क्रिया से क्या होती है, कोइल में क्या होता है, बैक ईएमएफ जनरेट होता है हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, स्वप्रेरण की जब क्रिया होती है तो बैक ईएमएफ हमेशा कोइल में उत्पन्न होता है। ठीक है, अब स्वप्रेरण का अगर सूत्र देखें तो इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर -LdI/dt, यानी कि स्वप्रेरण की क्रिया यानी कि DI/dt यानी कि धारा में परिवर्तन की दर। ठीक है, क्या कहलाती है, इंडक्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो DI/dt किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष है। ठीक है, तो E बराबर -LdI/dt। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, जब किसी एक कोइल में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एसी धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो उसके चारों क्या बनता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एक कोइल में हमने क्या की, धारा प्रवाहित की, तो उसके चारों जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है भाई, जो विद्युत धारा का जो विरोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। लेकिन
आप कहेंगे यहाँ पर तो बात तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की हो रही है, तो सब्र रखिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस कोयल के पास हम क्या करें, दूसरी कोयल को ले जाए। एक कोयल है, एक कोयल में हमने क्या की, धारा प्रवाहित की, जैसे मैंने आपको फ्रेंड्स डायग्राम से भी बताया, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा डायग्राम है, एक कोयल है, कोयल में हमने क्या की, एसी करंट का क्या किया, फ्लो किया, ठीक है, एसी धारा प्रवाहित की। तो इस कोयल के चारों ओर क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, यानी कि इसके चारों क्या बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स भी बनेगा। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स इस दूसरी कोयल में क्या जाएगा, प्रेरित होगा, यानी कि इस दूसरी कोयल में जाएगा, जिसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया बोलते हैं। यानी कि एक कोयल के द्वारा, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है, मतलब कि यदि इस कोयल को, यदि क्या करें, एक कोयल को दूसरी कोयल के पास ले जाए, यानी कि एक कोयल जिसमें हमने क्या की, धारा प्रवाहित की, उसको दूसरी कोयल के पास ले जाए। फ्रेंड्स हमारे को ये चीज़ ध्यान रखनी कि दूसरी कोयल में किसी तरह की करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। जो हमारे पास में पहली जो कोयल है, यानी कि जो फर्स्ट L1 जो कोयल है, उसी में क्या हो रही है, करंट का फ्लो हो रहा है। दूसरी कोयल में किसी तरह की करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, उसको हमने क्या रखा है, ओपन सर्किट रखा है, ठीक है। पहली कोयल को हमने क्या किया है, धारा प्रवाहित की, दूसरी कोयल हमने क्या रखी है, ओपन सर्किट रखी है, यानी कि कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो किसकी क्रिया के कारण होगा, म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया के कारण होगा, ठीक है। तो क्या इसमें लिखा हुआ है कि यदि इस कोयल को दूसरी कोयल के पास ले जाए, तो दूसरी कोयल में क्या होता है, प्रेरकत्व की क्रिया के कारण क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स म्यूचुअल इंडक्शन जो सिद्धांत है वो किसका सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देख लेते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होता है, m बराबर में अंडर में L1 L2 L2। L1 L2 L2 मतलब क्या हो, यानी कि पहली कोयल और दूसरी कोयल, ठीक है, उनका गुणनफल करके उनका अंडर यानी कि वर्गमूल निकाल देना। तो हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और L क्या है, इसमें प्राइमरी कोयल है। m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। L1 क्या है, प्राइमरी कोयल। L2 क्या है, सेकेंडरी कोयल, यानी कि द्वितीयक कोयल। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात की। हमने पहले फ्रेंड्स बात की थी, इंडक्टेंस की। अब फ्रेंड्स बात कर रहे हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की, ठीक है। यहाँ बात किसकी हो रही, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमने पहले बात की थी इंडक्टेंस की, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। एसी विद्युत धारा के लिए किसी कोयल द्वारा प्रस्तुत किया गया जो विरोध होता है, ठीक है। एसी विद्युत धारा के लिए, यानी किसी कोयल में क्या हो रहा है, एसी करंट का फ्लो हो रहा है। फ्रेंड्स ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और इंडक्टेंस की जो रिएक्शन है, यानी कि प्रेरकत्व और प्रेरकीय जो प्रतिघात की जो क्रिया है, यानी कि इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो क्रिया है वो सिर्फ एसी करंट पर ही होगी, डीसी पर ये क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का मान 0 होता है, परिवर्तनशील धारा का होना जरूरी है इस क्रिया के लिए, ठीक है। तो एसी विद्युत धारा के लिए किसी कोयल द्वारा प्रस्तुत किया गया जो विरोध होता है उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। एसी परिपथों में क्या होती है, इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की क्रिया होती है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो एसी विद्युत धारा के लिए किसी कोयल द्वारा प्रस्तुत किया गया जो विरोध होता है उसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि इंडक्टेंस के बारे में, तो इंडक्टेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि किसी कोयल द्वारा क्या होना, विरोध किया जाना, ठीक है। किसी कोयल में क्या होना, धारा जो बह रही है उसका विरोध किया जाना। तो फ्रेंड्स इंडक्टिव रिएक्टेंस भी यही चीज़ होता है, किसी कोयल द्वारा प्रस्तुत किया गया जो विरोध होता है, यानी कि विरोध किसके विरोध किया जाएगा, एसी विद्युत धारा का ही विरोध किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अगर देखा जाए तो एक ही है, क्योंकि दोनों ही चीज़ में क्या हो रहा है, कोयल में जो प्रवाहित जो धारा हो रही है उसका विरोध होता है। तो फ्रेंड्स इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस जो है दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एसी परिपथों में क्या होता है, इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, ठीक है। इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो रिएक्शन होती है, एसी परिपथों में क्या होता है, इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की क्या होती है फ्रेंड्स, रिएक्शन होती है, ठीक है। जो एसी सर्किट होती है उसी में इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की क्या होती है फ्रेंड्स, रिएक्शन होती है, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होती है, एसी परिपथों का क्या है, स्वाभाविक नेचुरल गुण है, ठीक है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है,
किसी कोईल द्वारा जो प्रस्तुत किया गया जो विरोध होता है, ठीक है, वही इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। यानी कि देखा जाए तो दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं इसमें, ठीक है। इंडक्टेंस में भी यही चीज़ होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि किसी चीज़ के द्वारा विरोध प्रस्तुत किया जाना, ठीक है। तो एक एक्चुअल में देखा जाए दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। डीसी परिपथों में क्या क्रिया नहीं होती, इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यह क्रिया किस पर डिपेंड करती है, आवर्ती पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का अगर हमारे से फॉर्मूला पूछ ले तो क्या होता है, एक्सएल बराबर में 2πfl होता है, ठीक है। एक्सएल बराबर में 2πfl। एफ क्या होती है इसमें, फ्रीक्वेंसी। एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरक के प्रतिघात, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरक के प्रतिघात। एफ यानी कि आवर्ती, ठीक है। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं डीसी परिपथों के लिए क्या होता है। डीसी परिपथों के लिए फ्रेंड्स क्या होता है कि एफ की वैल्यू जब जीरो होती है तो एक्सएल की क्रिया क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सएल जो होता है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, एक्सएल क्या होता है, एक्सएल जो होता है सीधा ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। अगर फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो है तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी का मान जीरो है तो एक्सएल भी क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए फ्रेंड्स इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो रिएक्शन है वो डीसी करंट पर नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि इस सर्किट में धारा की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये गणना की जाती है आई एल बराबर में वी अपॉन में एक्सएल। तो ये फ्रेंड्स ओम के नियम का जैसा ही सूत्र है, ठीक है। धारा की गणना का जो हम नॉर्मल फॉर्मूला लेते हैं वही है इसमें, ठीक है। आई बराबर वी अपॉन आर लेते हैं। यहाँ पर आर की जगह क्या है भाई, रजिस्टेंस क्या होता है, किसी सर्किट का गुण होता है रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। यहाँ पर रजिस्टेंस की जगह क्या है, एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टिव रजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोयल का जो प्रतिरोध है वो क्या है, एक्सएल है, ठीक है। यानी कि आई एल बराबर वी अपॉन में एक्सएल। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि कोयल का संयोजन कैसे किया था सर्किट में। जैसे हम फ्रेंड्स प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं सर्किट में, दो तरह से करते हैं, एक तो श्रेणी करते हैं, एक तो समांतर करते हैं। वैसे ही प्रेरक का भी हम संयोजन करते हैं श्रेणी और समांतर में। तो इसका श्रेणीक्रम जो संयोजन होता है वो कैसे होता है, वो सेम किसी की तरह होता है, रजिस्टेंस की तरह ही होता है, ठीक है। रजिस्टेंस जैसे हम किसी सर्किट का निकालते हैं, टोटल तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, R1 प्लस में R2, ठीक है, प्लस में R3 डैश 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 करके, यानी कि RN प्रतिरोध, यानी कि कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं हमारे सर्किट में, ठीक है, RN प्रतिरोध। वैसे ही श्रेणीक्रम संयोजन में प्रेरक का जो फॉर्मूला निकलता है वही सेम ऐसे ही निकलता है, L टोटल यानी कि L तुल्य जो रिएक्टेंस है, ठीक है, L टोटल जो रिएक्टेंस है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके बराबर होगा, L1 L2 L3 के तीनों के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी कि तीनों कोयलों का क्या होगा, योगफल होगा, टोटल जो L निकलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम समांतर संयोजन की। समांतर संयोजन में क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला लगता है जो कि रजिस्टेंस का लगता है, ठीक है। रजिस्टेंस का हम जैसे श्रेणी और समांतर संयोजन करता है वैसे ही इंडक्टर में भी सेम समांतर और श्रेणी के संयोजन के फॉर्मूले बनते हैं इसमें, ठीक है। बस फ़र्क इसमें रहेगा सिर्फ खाली कैपेसिटर वाले में रहेगा, ठीक है। इंडक्टर का और रजिस्टेंस का दोनों का सेम होता है संयोजन का सूत्र, ठीक है। इंडक्टेंस का और जो रजिस्टेंस होता है उनका दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, श्रेणी और समांतर का, लेकिन कैपेसिटर का अलग होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो समांतर संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में LT बराबर 1/L1 1/L2 प्लस में 1/L3। तो ये फ्रेंड्स किसकी तरह है, ये सेम रजिस्टेंस वाले फॉर्मूले की तरह ही है, ठीक है। रजिस्टेंस वाला जो समांतर क्रम संयोजन उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं 1 में R टोटल करते हैं, 1 में R1 1 में R2 1 में R3 करता है, ठीक है। तो सेम यही फॉर्मूला उसमें होता है, ठीक है। उसमें इसमें क्या L1 है, उसमें क्या होता है R1 आ जाता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है फ्रेंड्स, कोई इसमें डिफरेंस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं धारिता के बारे में। हमने इंडक्टेंस के बारे में देख लिया था। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारिता यानी कि कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होती है,
किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों के बीच आवास इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है, यानी कि चार्ज इकट्ठा करने की क्षमता फ्रेंड्स क्या होती है, धारिता कहलाती है। यानी फ्रेंड्स पूछ ले कि एग्जाम में कि धारिता क्या होती है, यानी कि आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, धारिता यानी कि कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, धारिता। अगर इसको फुल्ली रूप से अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो किसी अचालक जो पदार्थ होता है, अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक जो प्लेटें होती है, ठीक है, उनमें आवेश इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, अचालक जो पदार्थ है, कोई भी अचालक पदार्थ ले लो, उससे जो पृथक की गई जो प्लेटें होती है, ठीक है, जो क्या करेगी, आवेश को इकट्ठा करेगी, उनको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, धारिता, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, संधारित्र या कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, आवेश को स्टोर करते हैं। कैपेसिटर क्या करते हैं, आवेश को ग्रहण या फिर स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं धारिता की निर्भरता। कैपेसिटेंस की निर्भरता किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जैसे रेजिस्टेंस की मैं बात करूं कि रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वैसे ही कैपेसिटेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, धारिता जो होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होती है फ्रेंड्स, अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होती है। यानी कि सी समानुपाती किसके होती है, ए की। यानी मैं फ्रेंड्स किसी सर्किट का अगर एरिया बढ़ा दूँ, यानी किसी मैं धारिता यानी कि यदि किसी मैं प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दूँ, यानी किसी कैपेसिटर की अगर मैं प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दूँ तो मेरी टोटल जो कैपेसिटेंस है यानी कि टोटल जो धारिता है वो क्या हो जाती है फ्रेंड्स, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तीर का मतलब यही है, यदि प्लेट का मैं एरिया बढ़ाऊँ तो कैपेसिटेंस का मान यानी कि धारिता का मान क्या होगा, बढ़ता है, क्योंकि सी समानुपाती एक है। ठीक है, यदि मैं क्या करूँ, एरिया को यानी कि क्षेत्रफल को अगर मैं कम करूँ तो मेरा सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल कम होगा तो धारिता का मान कम होता है। फ्रेंड इस पर सीधा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता फ्रेंड्स क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में होगा। अब धारिता जो होती है वो प्लेटों की दूरी की है, यानी कि दो प्लेटें होती हैं उनके बीच की दूरी के, या फिर मैं बात करूँ मोटाई के, क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, मेनली इसमें ये है कि फ्रेंड्स जैसे मैंने मान लो संधारित्र की दो प्लेटें ली, ठीक है, तो इनके बीच में जो दूरी है यानी कि मैं बात करूँ डिस्टेंस की यानी कि डी की, या फिर मैं बात करूँ टी की, यहाँ पर मैंने डी या टी कोई भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर टी लिया है मैंने फॉर्मूले में, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, फॉर्मूले में टी लिया, तो यहाँ पर आप टी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दो प्लेटों के बीच में जो दूरी होती है उनकी दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि मैं फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, यदि कि किसी दो संधारित्र की जो प्लेटें यानी कि संधारित्र की जो प्लेटें होती है, कैपेसिटर की दो प्लेटें होती है, उनके बीच की अगर मैं दूरी को, अगर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को अगर मैं क्या कर दूँ, कम कर दूँ, ठीक है, अगर किसी संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी को यानी कि टी को अगर मैं क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तो कैपेसिटेंस यानी कि धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि कैपेसिटेंस और जो बीच की दूरी है यानी कि टी एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यानी किसी कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में दूरी अगर मैं कम कर दूं तो क्या होगा, मेरी धारिता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो धारिता का मान मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कम होता है। ठीक है, अगर मैं संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो धारिता का मान कम होता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि किसी दो संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप क्वेश्चन अच्छे समझ में होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्लेटों की संख्या के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती, यानी कि जितनी प्लेट है उनकी संख्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि अगर प्लेटें ज़्यादा बढ़ाए तो क्या होगा, धारिता का मान बढ़ेगा ही। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें फ्रेंड्स संधारित्र की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दे रखा है। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा देखा जाए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको संधारित्र की निर्भरता याद रखनी है। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि संधारित्र की धारिता किस किस पर कारकों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि संधारित्र की जो धारिता होती है किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो धारिता सबसे पहले तो किस पर डिपेंड करती है, एरिया पर करती है।
ठीक है। दायित्व किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहले एरिया पर डिपेंड करती है, उसके बाद में टी यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, यानी कि दूरी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्या आती है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं बात कर लेता हूँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर कीजिए, यानी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं दारितीय प्रतिघात यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में, ठीक है। दारितीय प्रतिघात यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है कि ऐसी धारा के लिए संधारित्र द्वारा जो प्रस्तुत किया गया जो विरोध होता है, ठीक है, यानी किसी कैपेसिटर में मैं क्या करूँ, धारा का प्रवाह करूँ, तो उसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया जो विरोध होता है, ठीक है, उसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी संधारित्र में किसी कैपेसिटर में अगर क्या किया जाए, धारा का प्रवाह किया जाए, तो उसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया जो विरोध होता है, यानी कि वो जो विरोध प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स ऐसी धारा के लिए क्या होता है, संधारित्र में अगर मैं क्या करूँ, ऐसी धारा का प्रवाह करूँ, तो उसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया जो विरोध होता है उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो रिएक्शन होती है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो रिएक्शन होती है वो किस पर होती है, एसी सप्लाई पर होती है, ठीक है। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो रिएक्शन होती है वो फ्रेंड्स किस पर होती है, एसी आपूर्ति पर होती है, डीसी पर नहीं होती। तो फ्रेंड्स हमने आज दो चीज़ों के बारे में देखा है कि कैपेसिटिव यानी कि कैपेसिटर, एक मैं बात करता हूँ कैपेसिटर की और दूसरी बात मैं करता हूँ इंडक्टर की। तो दोनों जो है, दोनों में अगर मैं क्या करूँ, एसी धारा का प्रवाह करूँ, तभी वो क्या करता है, विरोध का प्रदर्शन करता है। यानी उन दोनों में मैं क्या करूँ, अगर डीसी धारा का प्रवाह करूँ तो दोनों ही क्या नहीं करते, विरोध प्रस्तुत नहीं करते, ठीक है। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो रिएक्शन होती है वो किस में होती है, वो सिर्फ किस में होती है, एसी आपूर्ति पर होती है, डीसी पर नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 1/0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है फ्रेंड्स, 0 हो जाता है, ठीक है। तो एक्सी बराबर क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और सी इसमें क्या, कैपेसिटेंस, और एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स ये दायित्व प्रतिघात का हमारे पास सूत्र है, एक्सी बराबर 1/2πfc। और अगर इस सर्किट में हमारा दायित्व प्रतिघात यानी कि किसी कैपेसिटर के लिए अगर ग्रहण की गई धारा का मान पूछ ले तो कैसे ज्ञात की जाती है, आई बराबर V/एक्सी। एक्सी क्या होती है, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि कैपेसिटेंस यानी कि धारिता भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सी यानी कि धारिता, वी यानी कि वोल्टेज, आई बराबर में करंट। तो फ्रेंड्स आज हमने दो चीज़ों के बारे में देखा है। सबसे पहले जो इंडक्टर जो होता है, ठीक है, इंडक्टर जो होता है उसमें जो विरोध होता है यानी कि इंडक्टेंस की क्रिया है वो किस में होती है, एसी में होती है। और कैपेसिटेंस की जो क्रिया है वो भी किस में होती है, एसी। यानी दोनों के लिए क्या होनी है, यानी दोनों के लिए जो परिवर्तनशील धारा है वो होनी जरूरी है। यानी कि जिस सर्किट में क्या होती है, एसी धारा प्रवाहित होती है, उसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।